आज हम इटली का एकीकरण 1815 से 1870। इटली के एकीकरण में हमने मैजनी और कैबूर के योगदान को देखा कि किस प्रकार से मैजनी और कैबूर ने अपना योगदान दिया और विभिन्न परिस्थितियों से जूझते हुए इटली के एकीकरण में के लिए वे सदैव संघर्ष करते रहे। और इसके बाद गैरीबाल्डी का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। गैरीबाल्डी ने किस प्रकार से मैजनी और कैबूर से भी प्रेरणा लेते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। तो आज हम इस वीडियो में गैरीबाल्डी के बारे में जानेंगे, गैरीबाल्डी का परिचय देखेंगे कि गैरीबाल्डी कौन था। और गैरीबाल्डी 1860 से 1882। गैरीबाल्डी का जन्म 1860 में नीस नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीस नगर में। उसके पिता एक व्यापारी जहाज के अधिकारी थे और 1848 ईस्वी तक वह दक्षिण अमेरिका में रहा, साउथ अमेरिका में, और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता रहा। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम में जब गैरीबाल्डी भाग लेता रहा तो उसको बहुत सा अनुभव भी हो गया था कि किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी मांगों को रखना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम के क्या उद्देश्य, किस तरह के क्रियाकलाप। तो उसको इन स्वतंत्रता संग्रामों का यही लाभ हुआ कि उसने फिर इसका लाभ वो इटली में एकीकरण में अपनी अनुभव का प्रदर्शन करता है। उसके साथ ही लाल कमीज पहनते थे, उसका दल लाल कुर्ती दल कहलाया। किसका? गैरीबाल्डी का। तो एक तरह से अलग पहचान के लिए उसके जैसे विचारधारा वाले लोग थे, वो लाल कमीज पहनते थे और ये जो इनका संगठन था वो लाल कुर्ती दल के नाम से जाना गया। गैरीबाल्डी ने मैजनी की सहायता भी की थी कि वो मैजनी की विचारधारा और गैरीबाल्डी की विचारधारा में काफी समानता थी। गैरीबाल्डी ने फ्रांसीसी सेनाओं के विरुद्ध रोम की रक्षा करने का प्रयत्न दृढ़ता से किया। किसकी रक्षा? रोम की रक्षा करने का प्रयत्न दृढ़ता से किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। सफलता उसे नहीं प्राप्त हुई, लेकिन उसने प्रयास पूरा किया। इसके बाद सिसिली का विद्रोह। सिसिली का विद्रोह 1860 के प्रारंभ में मैजनी के प्रोत्साहन के कारण सिसिली की जनता ने अपने निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो निरंकुश शासन को तो कोई भी पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर मैजनी ने एक तरह से नेतृत्व किया, जनता ने क्या करा? विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने गैरीबाल्डी की भी सहायता मांगी। विद्रोहियों को मानना था कि मैजनी ने तो सपोर्ट किया है तो गैरीबाल्डी भी उनका समर्थन करें, जिससे कि उनका जो कार्य है वो आसान हो जाए। गैरीबाल्डी ने इस शर्त पर सहयोग देना स्वीकार किया कि विद्रोह सार्डिनिया के पक्ष में हो। किसके पक्ष में? मतलब गैरीबाल्डी ने ये तो कह दिया विद्रोहियों से कि हम आपकी सहायता करेंगे, आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी कि विद्रोह सार्डिनिया के पक्ष में भी हो। कैबूर की सहानुभूति गैरीबाल्डी के साथ थी, किंतु वह खुले रूप से गैरीबाल्डी की सहायता नहीं कर सकता था। मतलब सहानुभूति जो रखता था कैबूर गैरीबाल्डी के प्रति, पर कुछ उसकी ऐसी परेशानी थी कि वह एकदम निष्पक्ष रूप से या एकदम प्रत्यक्ष रूप से उसका सपोर्ट नहीं कर सकता था। बाद में 27 मई को सिसिली पर गैरीबाल्डी का अधिकार हो जाता है। तो सिसिली पर किसका अधिकार? 27 मई को
गैरिबाल्डी का अधिकार स्थापित होता है सिसिली पर। नेपिल्स पर अधिकार, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेपिल्स पर अधिकार। सिसिली पर अधिकार के पश्चात गैरिबाल्डी ने 19 अगस्त 1860 ईस्वी को नेपिल्स के मुख्य भाग रेगियो डी कैलिब्रिया पर आक्रमण कर दिया। 21 अगस्त को उसने रेगियो पर सरलता से अधिकार भी कर लिया। रेगियो पर उसे कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, आक्रमण किया और उस आक्रमण में वह सफल भी हुआ और उसका अधिकार हो जाता है रेगियो पर। रेगियो से गैरिबाल्डी नेपिल्स की ओर बढ़ा और 6 सितंबर को नेपिल्स पर गैरिबाल्डी का भी अधिकार स्थापित हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो गैरिबाल्डी को सिसिली में भी सफलता प्राप्त होती है और इधर नेपिल्स पर भी वह अधिकार करने में सफल रहता है। इससे क्या है कि गैरिबाल्डी को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि गैरिबाल्डी कूटनीतिक तो था ही, उधर कैबूल का भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन और मैजनी का भी सपोर्ट मिल रहा था। तो इससे गैरिबाल्डी का जो उत्साह था वो बढ़ता गया। इसके बाद गैरिबाल्डी की सफलता से उत्पन्न कठिनाइयाँ। अब एक प्रॉब्लम ये भी थी, गैरिबाल्डी को निरंतर सफलताएं तो प्राप्त हो रही थी, लेकिन कुछ परेशानियां भी या कठिनाई कह सकते हैं उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि एक तो उसके विरोधी पक्ष और उसके जो फेवर में थे वो भी कुछ मतलब इस तरह की स्थिति पैदा हो रही थी। तो गैरिबाल्डी अपनी विजयों से प्रोत्साहित होकर रोम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। जब उसने देखा कि सिसिली और नेपिल्स पर उसका अधिकार हो गया है, तो उसने क्या किया, रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इससे अंतरराष्ट्रीय कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना थी, इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना थी, क्योंकि रोम की सुरक्षा के लिए फ्रांसीसी सैनिक वहां तैनात थे। अब प्रॉब्लम थी कि फ्रांस जो था, फ्रांसीसी जो सेना थी, फ्रांसीसी सोल्जर वहां पर तैनात थे सुरक्षा के लिए रोम। अतः रोम पर आक्रमण करने से फ्रांसीसी सैनिकों से युद्ध होना अनिवार्य था। ये तो निश्चित है कि वो सैनिक जो फ्रांसीसी लगे हुए रोम की सुरक्षा के लिए, तो पहले जब रोम पर आक्रमण करेंगे तो फ्रांसीसी सेना से मुकाबला करना होगा। ऐसी स्थिति में नेपोलियन का हस्तक्षेप स्वाभाविक था और ये भी था कि नेपोलियन का भी इंटरफियर होगा इसमें। गैरिबाल्डी वेनेशिया पर भी आक्रमण कर सकता था, पर वेनेशिया पर आक्रमण करे तो क्या होता, ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया से युद्ध होना अनिवार्य था। तो ये प्रॉब्लम एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर फ्रांसीसी सैनिकों से युद्ध होगा और वेनेशिया पे अगर आक्रमण करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया से युद्ध अनिवार्य है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया से युद्ध करना सार्डिनिया के लिए संभव नहीं था, कि दोनों जगह युद्ध करना सार्डिनिया के लिए संभव नहीं था, क्योंकि खतरा एक तो फ्रांसीसी सैनिकों से, नेपोलियन से भी, और वेनेशिया पर आक्रमण करना तो ऑस्ट्रिया से भी युद्ध करना अनिवार्य हो गया था। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा एक कंडीशन ठीक नहीं थी। फ्रांस और ऑस्ट्रिया से युद्ध करना सार्डिनिया के संभव नहीं था। गैरिबाल्डी मैजनी का अनुयायी था। गैरिबाल्डी किसको, मैजनी को फॉलो करता था। मैजनी की बहुत सी बातों को उसने अपनाया और अनुयायी था। कैबूल को आशंका थी कि गैरिबाल्डी अपने विजित प्रदेश पर आक्रमण न कर दे। मतलब कैबूल को ये भी डर लग रहा था कि कहीं उसके जो विजित प्रदेश है गैरिबाल्डी अपने विजित प्रदेशों पर ही आक्रमण न कर दे। कैबूल और गैरिबाल्डी में मतभेद उत्पन्न हो गए। क्या हो गए, मतभेद, यानी आपस में विचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। पोप के राज्य पर अभियान, नेक्स्ट टॉपिक है पोप के राज्य पर अभियान। नेपोलियन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद 11 सितंबर 1860 को सार्डिनिया की सेनाओं ने पोप के राज्य पर आक्रमण कर दिया।
जो कि योजना पहले से चली आ रही थी। कब? 11 सितंबर 1860 को सार्डिनियन सेनाओं ने पोप के राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिससे विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई। गैरिबाल्डी एक कुशल सेनापति, निस्वार्थ देशभक्त था, किंतु कैपुर इन दोनों से भिन्न कुशल कूटनीतिक तथा व्यवहारिक था, इसलिए वह सफल भी रहा। लेकिन कैपुर और गैरिबाल्डी जो कि काफी अनुभवी थे, तो वो अपनी कूटनीति से अपने सफल रहते हैं, इसलिए वह सफल भी रहा। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी के साथ साथ कैपुर का भी विशेष योगदान माना जा सकता है, और मैजिनी ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर है इटली का पूर्ण एकीकरण, मतलब इटली का एकीकरण किस प्रकार से संपूर्ण हो सका उसके बारे में जानेंगे। रोम और वेनेशिया को छोड़कर इटली का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? रोम और वेनेशिया की। कैपुर की मृत्यु से इटली के नए राज्य को बड़ा आघात लगा। विक्टर इमैनुअल को प्रतिवर्ष एक नया प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त करना पड़ता था। 4 वर्ष बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण करने के लिए बिस्मार्क को फ्रांस से युद्ध करना अनिवार्य हो गया था। फिर 29 सितंबर 1870 ईस्वी को रोम पर इटली का अधिकार हो गया। तो 2 जून लास्ट में जाकर क्या होता है कि 2 जून 1871 ईस्वी को एक भव्य जुलूस के साथ विक्टर इमैनुअल ने रोम में प्रवेश किया, और मैजिनी के नैतिक बल और गैरिबाल्डी की तलवार, कैपुर की कूटनीति, विक्टर इमैनुअल की समझदारी तथा व्यावहारिक बुद्धि एवं असंख्य देशभक्तों के बलिदान से इटली के एकीकरण का महायज्ञ पूरा होता है। तो यहाँ पर विक्टर इमैनुअल, गैरिबाल्डी, मैजिनी और देशभक्त जिनकी कोई गिनती नहीं, उनके बलिदान से ये इटली का एकीकरण कब पूर्ण होता है? 2 जून 1871। तो भव्य जुलूस के साथ विक्टर इमैनुअल जब रोम में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार इनके योगदान, मैजिनी, गैरिबाल्डी, कैपुर के योगदान से ये महायज्ञ पूरा होता है। पोप की स्थिति। अब पोप की कंडीशन क्या थी? पोप जो कि अलग एक तरह से अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए थे, और इटली की जो एकीकरण की समस्या, मतलब एकीकरण के पश्चात ये समस्या उत्पन्न हुई थी कि इटली पोप के बीच क्या संबंध हो, क्योंकि पोपों का तो अपना राज रहा और काफ़ी वर्चस्व रखते थे, अपना एक प्रभाव रखते थे। तो ये समस्या उत्पन्न हुई कि पोप और जो प्रशासन तंत्र है उनके बीच में क्या संबंध हो, कि इटली पोप के बीच क्या संबंध हो। रोम अब संयुक्त इटली की राजधानी थी। रोम क्या थी? यूनाइटेड इटली की, मतलब संयुक्त इटली की राजधानी रोम। अब तथा पोप भी वही रहता था, कहाँ? रोम में। अतः एक ही नगर में 2 सत्ताएं थी। मतलब ये मान लिया है अप्रत्यक्ष रूप से कि एक ही नगर में पोप भी रह रहा है, और वहीं जो इटली है, इटली की जो संयुक्त इटली की राजधानी रोम है, तो अब एक ही नगर में 2 सत्ताएं कैसे? इसमें टकरार पैदा हो रही थी, जिनके पारस्परिक संबंधों की समस्या भी थी। 2 सत्ताएं थी जिनमें पारस्परिक समस्याएं भी थी, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार है, वो वाला ऐसा वही यहाँ पे स्थिति पैदा हुई। तो 1871 ईस्वी में इटली की संसद ने इस समस्या को हल कर दिया। मतलब इटली की संसद ने इस समस्या को बड़ी सूझबूझ के साथ हल किया कि टकरार की स्थिति पैदा ना हो, और पोप भी संतुष्ट हो, और रोम पे भी मतलब इटली का जो एक प्रभुत्व स्थापित रहे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? संसद ने एक कानून, लॉ ऑफ पेपर गारंटीज पारित किया। मतलब संसद ने क्या किया? कानून, लॉ ऑफ पेपर गारंटीज पारित किया। इस कानून के अनुसार पोप का निवास स्थान
क्षेत्र पोप को दे दिया गया। मतलब इस लॉ के अनुसार क्या किया कि पोप को उसके निवास स्थान और उसके चारों का क्षेत्र उसको सौंप दिया पोप को, जिससे कि पोप नाराज नहीं हो और इससे कोई अव्यवस्था ना फैले, भविष्य में कोई कठिनाई पैदा ना हो और पोप संतुष्ट हो जाए। इसके लिए लॉ ऑफ पेपर गारंटीज के द्वारा उसे उसके आसपास का क्षेत्र उसे सौंप दिया गया। इस क्षेत्र में पोप की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की गई। मतलब उस एरिया में पोप का ही आदेश मान्य होगा और उस एरिया का जो सर्वोच्च सत्ता है वो पोप की ही रहेगी। और इस प्रकार से जो आपसी टकराव होगा या आपसी किसी प्रकार की मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, ऐसा इसलिए किया गया। तो आज हमने इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी 1807 से 1882, सिसिली का विद्रोह जिसमें गैरिबाल्डी को सफलता मिलती है और 27 मई को सिसिली पर उसका अधिकार हो जाता है। नेपल्स पर गैरिबाल्डी का हो जाता है। 6 सितंबर को नेपल्स पर गैरिबाल्डी का भी अधिकार स्थापित होता है। इसके बाद गैरिबाल्डी की सफलता से उत्पन्न कठिनाइयाँ, तो कठिनाइयों में हमने देखा कि रोम की सुरक्षा के लिए फ्रांसीसी सैनिक वहाँ तैनात थे, तो फ्रांसीसी सैनिकों से झगड़ा मतलब युद्ध होना संभव था और नेपोलियन का हस्तक्षेप भी स्वाभाविक था। यदि वेनेसिया पर आक्रमण गैरिबाल्डी करता है तो वहाँ पर ऑस्ट्रिया से युद्ध होना अनिवार्य था। तो ऑस्ट्रिया से युद्ध करना सार्डिनिया में संभव नहीं था क्योंकि यहाँ क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो रही थी। गैरिबाल्डी में अनुयायी था, पर कैमूर को आशंका थी गैरिबाल्डी अपने विजित प्रदेश पर आक्रमण न कर दे। कैमूर और गैरिबाल्डी मतभेद उत्पन्न हो गई थी। पोप के राज्य पर अभियान, इसमें कैमूर और गैरिबाल्डी की भूमिका देखते इटली का पूर्ण एकीकरण देखने को मिलता है। 29 सितंबर 1870 को रोम पर इटली का अधिकार हो गया और 2 जून 1871 ईस्वी को एक भव्य जुलूस के साथ विक्टर इमैनुअल ने रोम में प्रवेश किया और मेजी ने नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार, कैमूर की कूटनीति, विक्टर इमैनुअल की समझदारी तथा व्यावहारिक बुद्धि एवं असंख्य देशभक्तों के बलिदान के कारण इटली का एकीकरण का युग पूरा हुआ। पोप की स्थिति विस्फोटक न हो क्योंकि पोप को एक ही मतलब नगर में 2 सत्ताएं कैसे संभव, इसमें कानून यानी संसद द्वारा एक कानून लॉ ऑफ पेपर गारंटी पारित करके पोप को उसके आसपास का एरिया और उसका निवास स्थान उसको सौंप दिया जाता है, जिससे कि वहाँ उसकी सत्ता सर्वोच्च बनी रहे, इससे टकरार की स्थिति पैदा न हो। तो आज हमने इस वीडियो में इटली के एकीकरण के बारे में विस्तार से जाना। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य विषय पर प्रकाश डालेंगे। आज बस इतना ही। ओके।